नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। मौसम, 4 धाम में बर्फबारी, तीर्थयात्री को किया गया आगाह। उत्तराखंड में 22 लाख खातों से लेन देन पर रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। वन कर्मियों को घर बनाने के लिए लकड़ी मुफ्त। करोड़ों खर्च करने के बाद भी पेयजल योजनाओं से जल नहीं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट मई अंत में, 1 मई तक जारी होगी शिक्षक पात्रता सूची। सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के 75 पद बहाल। बद्रीनाथ धाम में गूंजे जय बद्री विशाल की जयकारे। पौड़ी, रिखानी खाल और नैनी डांडा में 2 और बाघ सक्रिय, दहशत बरकरार। रुद्रप्रयाग, महिला करेंगे भाजपा को और मजबूत, महिला मोर्चा। जोशीमठ के रम्माण देवरे में उमड़े लोग। पौड़ी, संसद मार्च की तैयारी में जुटा पुराना पेंशन बहाली मोर्चा। अल्मोड़ा केंद्रीय विद्यालय में गुलदार की दहशत। बागेश्वर के लोगों ने अपने नेता को दी अश्रुपूर्ण विदाई। अल्मोड़ा में भारी बारिश और ओलावृष्टि, फसल चौपट। बद्रीनाथ, गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के दौरान इस बार हल्की बर्फबारी भी होती रही। कपाट खोलने के समय व्यू लगा मानो आसमान में हल्की बर्फबारी के रूप से देवताओं ने अभिनंदन में श्वेत फूलों की वर्षा की हो। सिंह द्वार पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के वेद वेदांत के आचार्यों छात्रों ने वेद पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ किया। बद्री विशाल के जयकारों के साथ स्थानीय ब्राह्मणों और माणा की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में झुमेलो नृत्य किया। सेना के गढ़वाल स्काउट आईटीबीपी के जवानों के बैंड से भक्ति स्वर लहरियां गूंज उठी। रुद्रप्रयाग, चारों धाम में हो रही बर्फबारी के कारण यात्रियों के कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए यात्रियों के सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील की है। गंगोत्री में दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी जाती रही। गंगोत्री की ऊंची चोटियों का पर भी ताजा हिमपात और धाम में बारिश हुई है। केदारनाथ यात्रियों के लिए आगाह किया गया है। केदारनाथ में कई जगहों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बर्फबारी गुरुवार को भी जारी थी। धाम में पर्याप्त रेन शेल्टर नहीं होने के कारण यात्रियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम को देखते हुए पुलिस ने जगह जगह मुनादी कराकर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक बद्राणे ने कहा कि यात्री मौसम का अपडेट और जानकारी लेकर ही आगे बढ़े। हल्की बर्फबारी के बीच खुले बद्रीनाथ के कपाट। गुरुवार सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान धाम में हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि बाद में मौसम ने थोड़ी बहुत राहत दी, लेकिन मौसम विभाग ने फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई। यमुनोत्री में बर्फबारी, गंगोत्री में बारिश भी हो रही है। उत्तराखंड में डाकघरों के 21,67,000 बचत खातों से लेन देन बंद हो गया। मोबाइल नंबर लिंक न होने के कारण इन खातों से चेक और ड्राफ्ट भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। अल्मोड़ा, उत्तराखंड में 2,722 डाकघर है, जहां 39,45,360 बचत खाते हैं। डाक विभाग ने 1 साल पहले इन खातों को मोबाइल नंबर को लिंक करने की जरूरी कर दिया था, लेकिन खाताधारक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। दिसंबर 2022 में भारत सरकार से जारी सर्कुलर में 31 मार्च 2023 तक सभी खाता मोबाइल नंबर लिंक करवाने को कहा गया था, जिसके बावजूद उत्तराखंड में 21,67,000 खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं की गई। ये कारण कि पिछले 2 दिनों से इन खातों से लेन देन नहीं हो पा रहा है। मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए खाताधारक अपने नजदीकी डाकघर जा सकते हैं। नंबर लिंक होते ही खाते से लेन देन चालू हो जाएगा। विभागीय अफसरों ने अपील की है कि सही मोबाइल नंबर ही लिंक करवाएं। नैनीताल, दिल्ली से 4 उच्च न्यायालय में गुरुवार को 11 न्यायिक अधिकारियों और 2 अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायिक और न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इन नई नियुक्तियों की जानकारी दी। 13 नई नियुक्तियां छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में की गई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। गिरीश कटपलिया और मनोज जैन को 2 साल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के ट्वीट के अनुसार रूपेश चंद्र भाषणे, अनुराधा शुक्ला, संजीव सुधाकर, कलगांवकर, प्रेम नारायण सिंह, अचल पालीवाल, हरदेश और अरविंद सिंह को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में बतौर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देहरादून, वन कर्मियों को अब सेवा काल में एक बार अपना घर बनाने के लिए 2 घन मीटर लकड़ी मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा वे राज्य के सभी पार्कों में परिवार के साथ मुफ्त सैर कर सकेंगे। पीसीसीआई विनोद सिंघल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वन विभाग के कर्मचारी कई सालों से इन मांगों को लेकर
आंदोलनरत थे। दो वन कर्मियों और कई पीसीसी अपने इन मांगों में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अब वे मांगें पूरी नहीं हो पाई। कई बार विभिन्न संगठनों ने ये मांगें विभागीय अफसर और मंत्रियों के सामने रखी थी, लेकिन कोई हल ना निकल पाया। अब पीसीसी विनोद सिंघल ने वन निगम के एमडी को लकड़ी देने और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को फ्री यात्रा के लिए आदेश दिए हैं। राज्य में वन विभाग के सभी पार्कों में कर्मचारी अपने परिवार के साथ मुफ्त सैर कर सकेंगे। अब तक इन्हें इसके लिए टिकट लेना पड़ता था। सहायक वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप चंद्र रमोला ने इसके लिए जीत बताकर पीसीसी विनोद सिंघल, एसी पीसीसी प्रशासन बीपी गुप्ता का आभार जताया। इससे राज्य के फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डिप्टी रेंजर तक 4000 कर्मचारियों को लाभ होगा। उत्तराखंड में पेयजल योजना के नाम पर पिछले कुछ वर्षों से करोड़ों रुपए का खर्च बजट किया गया। इसके बाद भी जनता पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में होना यह चाहिए था कि इन योजनाओं के जरिए करोड़ों बर्बाद रुपये करने वाले इंजीनियरों में कार्रवाई हो करते इनसे वसूली की जाती, पर इसके वीडियो विभाग ने इन्हें प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग से नवाजा। पेयजल निगम ने लापरवाह इंजीनियरों पर कार्रवाई के मामले में हमेशा ही चुप्पी साध ली है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई। 80% से ज्यादा कॉपियों की जांच कर अंक तय किए जा चुके हैं। रिजल्ट मई के आखिरी हफ्ते तक जारी होने की उम्मीद है। अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया में काफी एहतियात बरती जा रही है। प्रक्रिया 29 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट बनाना शुरू होगा। मालूम होगा इस साल उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2.59 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, जिनमें से हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में 1,32,115 और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 1,27,324 छात्र छात्राएं शामिल हुई हैं। देहरादून सिंचाई विभाग के जेई के 75 पदों में भर्ती होगी। सरकार ने गत वर्ष निरस्त जेई के पदों को विभागीय जरूरत के आधार पर दोबारा मंजूरी दे दी है। सिंचाई सचिव हरचंद सेमवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रस्ताव भी भेजे गए। गत वर्ष सिंचाई विभाग ने जेई के 228 पदों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन एन परीक्षा से पहले इन पदों को वापस ले लिया गया। बेरोजगार सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार ने विभिन्न विभागों में निरस्त किए पदों के परीक्षण के लिए एसीएस वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गठित कमेटी का गठन किया था। सिंचाई सचिव ने बताया कि परीक्षण के बाद ये पद पुनः स्वीकृत किए गए। राज्य में बनने जा रही नई बांध परियोजनाओं में इंजीनियरों की जरूरत को देखते हुए निर्णय लिया गया है। देहरादून राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट को सरकार सेवा विस्तार दे सकती है। इसके लिए नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट 65 साल की उम्र में होने के चलते 30 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बीच पंचायत विभाग उन्हें सेवा विस्तार देने की फाइल चल रही है। मौजूदा नियमावली के मुताबिक अभी आयुक्त का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की अधिकतम उम्र तय है। सूत्रों के मुताबिक इसे 6 साल का कार्यकाल या 68 वर्ष किया जा सकता है। भट्ट जुलाई 2018 में राज्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। उन्हें यह नियमावली में संशोधन हुए तो उन्हें जुलाई 2024 तक कार्य करने का मौका मिल सकता है। देहरादून शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया तेजी हो गई। ऐसे में अनिवार्य तबादले के पात्र शिक्षकों और रिक्त पदों की सूची 1 मई तक जारी हो सकती है। अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि गुरुवार शाम पोर्टल बंद हो गया, जिसके बाद पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने के लिए 2 से 3 दिन की जरूरत होगी। कोशिश है कि सूची जल्द से जल्द जारी कर दी जाए। शिक्षा विभाग ने 2 रोज पहले सभी रिक्त पदों का ब्यौरा व अनिवार्य तबादले के जद में आ रही कार्मिकों का विवरण दुरुस्त करने के लिए विभागीय पोर्टल को 2 दिन के लिए खोलने का निर्णय लिया था। शुक्रवार शाम 5 बजे इसकी मियादी खत्म होगी। बिष्ट ने कहा कि MIS सेल रिक्त पद और कार्मिकों का ब्यौरा तैयार कर उपलब्ध कराएगा। इस विवरण की गहन जांच के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। कोशिश की जा रही है कि 1 मई तक इस अप्रैल की विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। शिक्षकों ने इस वर्ष भी केवल 15% तबादले करने के सरकार के फैसले को विरोध किया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मोहन सिंह माजिला ने कहा कि प्रदेश में जब से तबादला एक्ट बना है तब से एक बार भी इसका 100% पालन नहीं किया, जिसका पहले हर साल 10% तक ही तबादले किए जाते थे। 2 वर्ष से 15% कर दिया गया, जबकि तबादले सभी रिक्त पदों पर होने चाहिए। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुवीर सिंह पोंडी ने कहा कि 15% के मानक से काफी कम शिक्षकों को ही तबादले का लाभ मिलेगा। बड़ी संख्या में शिक्षक अरसे से दुर्गम से सेवाएं दे रहे हैं। 15% के मानक की वजह से उनके सुगम में आने का मौका मिल नहीं पा रहा है। देहरादून राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड बैनर तले दिल्ली में 1 मई को कर्मचारी संसद मार्च निकालेंगे। मोर्चा ने उत्तराखंड से भी कर्मचारियों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने का आह्वान किया है। मोर्चा की ऑनलाइन बैठक में संसद मार्च की तैयारियों का अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली का आवाज उठाई जा रही है। अब इस आवाज को दिल्ली में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। IT प्रभारी अवधेश सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कर्मचारी संसद मार्च में शामिल होंगे। जल्दी मांग पूर्ण हुई तो सरकार को कर्मचारियों के गुस्से का सामना निकाय और लोकसभा चुनाव में करना पड़ सकता है। गढ़वाल मंडल अध्यक्ष PS हर्षमाल ने कहा कि पुरानी पेंशन के
मामले को लगातार उलझाने का काम किया जा रहा है। कोषाध्यक्ष रणबीर सिंघवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली होने तक इस वर्ष आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश महिला अध्यक्ष बबीता रानी ने भी सभी कर्मचारियों से एकजुट होने का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष मक्खन लाल शाह ने कहा कि संसद मार्च में उत्तराखंड से जोरदार मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। बैठक में शंकर भट्ट, राजेश उनियाल, सतीश कुमार, अंकित रौताण, जसपाल गुसाइन, अजीत नेगी, सीमा पुंडित, ज्योति नौटियाल आदि मौजूद रहे। पौड़ी बाघ प्रभावित क्षेत्र रिखणीखाल और ननी ढांडा में बाघ की दहशत से निजात पूरी तरह से अभी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बुधवार की शाम को वन विभाग के एक बाघ को पकड़ने में सफलता जरूर मिल गई, लेकिन अभी 2 बाघ क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। वन महकमे ने भी ग्रामीणों को पूरी सतर्कता पहले की तरह ही रखने की कहा है। नन्ही डांडा और रिखणीखाल क्षेत्रों में प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगाया है। साथ ही धारा 144 में प्रभावी है। बाघ की सक्रियता के चलते धुमाकोट और रिखणीखाल तहसील के 2 दर्जन गांवों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शुक्रवार को भी अवकाश घोषित किया गया। इन स्कूलों के लिए डीएम के ताज़ा आदेश जारी हुए हैं। आदेश के बाद अब यदि हालात ठीक रहते तो जल्दी स्कूल खोल दिए जाएंगे। गढ़वाल के DFO स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि टीम पहले की तरह ही गश्त जारी रहेगी, जिसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। क्योंकि रिखणीखाल में कैमरे में 2 बाघ ट्रैप हुए हैं, जबकि नन्ही डांडा में 1 बाघ। रिखणीखाल में 1 बाघ को पकड़ने में टीम की सफलता मिल गई है। दूसरों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। हालांकि 1 बाघ बुधवार को टेंकुलागंज की रेंज में आने के बाद पकड़ में आ सका। ग्रामीणों ने भी बाघ के दिखाई देने की बात कही थी। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों को सूचना सही निकली। दोनों के प्रभावित क्षेत्रों में गढ़वाल वन प्रभाग के साथ ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लेंसीटाउन वन प्रभाग की टीमें बनी हुई है। इस बीच यदि एक वन क्षेत्राधिकारी की अतिरिक्त तैनाती करने सहित पशु चिकित्सकों की टीमें भी अलग से तैनाती की गई है। क्षेत्र में वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र सिंह रावत सहित पशु चिकित्सक डॉक्टर आयुष उनियाल, डॉक्टर पांगती आदि शामिल हुए। रुद्रप्रयाग महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के निर्देशों पर जिला महिला मोर्चा रुद्रप्रयाग की कार्य समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही मोर्चा के सदस्यों के माध्यम से उन्हें हर व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की गई। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा की महिला अध्यक्ष सविता भंडारी ने की। 2 सत्रों में हुई बैठक में रुद्रप्रयाग विधायक भगत सिंह चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष शकुंतला सजवाण ने मुख्य प्रवक्ता के रूप में बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मुख केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सविता भंडारी ने मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर व्यापक जानकारी दी। जिला महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी शालिनी गोस्वामी ने कहा कि बैठक में सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि सभी एकजुट होकर संगठन को और मजबूत बनाने में सहयोग देंगे। इस मौके में महिला मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता अंजलि सेमवाल, जिला सह प्रभारी रघुवीर सिंह बुष्ट, पूर्व जिला विजय को प्रमाण, जिला महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी शालिनी गोस्वामी, महिला मोर्चा की सभी जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री आदि मौजूद रही। जोशीमठ के सलूण डूंगरा गांव के भूमियाल देवता के प्रांगण में विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्माण देवरे का आयोजन हुआ, जिसमें ढोल, दमाऊ, मुखौटा नृत्य का अनूठा संगम देखने को इस बार भी दूर दराज से लोग आए। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच भी भारी संख्या में दर्शक देर तक शाम तक जुटे रहे। यद्यपि रम्माण देवरे की शुरुआत 14 अप्रैल बैसाखी से हो गई थी, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। गुरुवार को सुबह 9 बजे पूजा अनुष्ठान के बाद भूमियाल के निशान को प्रांगण में नचाया गया, जिसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के पात्रों नृत्य शैली में राम कथा को प्रस्तुति दी गई। पूरी नृत्य नाटिकाएं विविध तालों में आयोजित की गई। साथ ही 12 ढोल, 12 दमाऊ, 8 भंकोरे की 18 तालों में 18 मुखड़े नृत्य ने भी सभी का मनमोहा। ढोलों की थाप पर राम जन्म, वनगमन, स्वर्ण मृग वध, सीता हरण, लंका दहन के मंचन की नृत्य नाटिका भी दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। साथ ही विशेष चरित्र के रूप में कुरु जोगी, बनियाल तथा माल ने लोगों को जमकर हंसाया। रम्यान के बीच में जंगली जीवों के आक्रमण का मनमोहक चित्र मयूर मुरैन नृत्य नाटिका की प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी आनंद सिंह भाकोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप रौतेला, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अल्मोड़ा के केंद्रीय विद्यालय के आसपास गुलदार की धमक से स्कूल प्रबंधन अलर्ट हो गया। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से अपील की है कि अपने बच्चों को स्वयं स्कूल तक छोड़ने आए। इसके अलावा वन विभाग से भी पिंजरा लगाकर गुलदार से निजात दिलाने की मांग की। अल्मोड़ा सोमेश्वर मोटर मार्ग के पास केंद्रीय विद्यालय परिसर में बीते 2 दिनों से गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। परिसर के आसपास गुलदार की धमक से विद्यालय प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है, जिसे अभिभावकों और
बच्चों में खौफ है। स्कूल में दिन भर शिक्षक दरवाजे बंद कर कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य बी राम ने कहा कि गुलदार के धमक के बाद पूरी एहतियात बरती जा रही है। पैदल विद्यालय आने वाले बच्चों के अभिभावक से अपने पालियों को विद्यालय में लाने और छोड़ने की अपील की है। वही गुलदार की सूचना वन विभाग को दी है। वहीं विभागों से गुलदार को लेकर दहशत है। उन्होंने वन विभाग से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। बागेश्वर लगातार 4 बार के विधायक रहे कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को बागेश्वर के लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। करीब 20 घंटे तक भाजपा कार्यकर्ता और दास के समर्थक उनके परिजनों के साथ दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे। ये लोग और रिश्ते नातेदार दिवंगत कैबिनेट मंत्री की पत्नी, दोनों बेटों और अन्य परिजनों को ढांढस बधाते रहे। इस दौरान अपने नेता की यादों में कई बार वह भी रुआंसे होते रहे। चंदन राम दास का बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे अस्पताल में निधन हो गया। 2 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके बनखोला स्थित आवास में लाया गया। इसके बाद बागेश्वर जिला मंत्री सौरभ बोगोना, भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण समेत पार्टी कार्यकर्ता और रामदास समर्थक उनके आवास के बाहर लगातार डटे रहे। गुरुवार की सुबह 10 बजे तक कार्यकर्ता और समर्थक परिजनों के साथ अपने नेता के पार्थिव शरीर के पास लगातार बैठे रहे। सुबह करीब 10:30 बजे चंदन राम दास के दोनों बेटों ने पिता के अर्थी को कांधा दिया तो वह मौजूद हर किसी की आंखें नम होगी। अंतिम यात्रा शुरू होती बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे। अपने नेता की अंतिम विदाई में हर कोई शरीक होने को आतुर नजर आया। वही संख्या में जुड़े लोगों ने कई बारी बारी से अर्थी को कंधा दिया। यहाँ पार्टी और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। दिवंगत कैबिनेट मंत्री दास के रिश्तेदार कभी बेटों को तो कभी उनकी पत्नी को ढांढस बनाते रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल रहे। अल्मोड़ा अप्रैल के अंतिम दिनों मौसम के बिगड़े मिजाज ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम के बदलते मिजाजों के चलते अप्रैल के अंतिम दिनों में ठंडे लौट आई। हालांकि बारिश सूख रही जल स्रोतों के लिए अच्छी बताई जा रही है। गुरुवार को दिन भर मौसम के तेवर तल्ख रहे। कई स्थानों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जबकि जिला मुख्यालय में घने बादल छाए रहे। दोपहर बाद झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान काफी गिर गया। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर मौसम बदलने से ठंड फिर लौट आई और लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े निकालने पड़े।